बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी स्टोरी जो है दोबारा से शुरू करेंगे। हम पा रहे हैं पाकिस्तानी ब्राइड, जो कि बप्सी सिद्धू ने लिखा है। उसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो ज़ैतून है, और साथ साथ हम ट्राइबल्स मैन की स्टोरी पढ़ रहे हैं। और अब हम अपनी आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं जहाँ जो हमने पीछे से छोड़ी थी। अच्छा, हमने कहा था कि जो है ज़ैतून की शादी हो गई हुई है, ठीक है। अब ज़ैतून के साथ जो है सकी ने बहुत बुरा बिहेवियर किया है अपनी शादी की रात को, लेकिन उसे सॉरी भी कह दिया, उसकी रिस्पेक्ट भी की है उसके बाद में, ठीक है। अगले दिन सुबह हो गई है। अब जो है कासिम ने छोड़ के जाना था, ठीक है। और वो कासिम जो है छोड़ के जा रहा है, तो ज़ैतून जो है उस पर रो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो खाना नहीं खा रही, ठीक है। उसको जो हमीदा है और जो हमीदा है और जो सखी है वो उसको बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो चला गया। फिर ज़ैतून ने खुद को संभालना सीख लिया। उसके बाद जो होता है सखी जो होता है, एक दिन जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है। वो ज़ैतून से पूछता है कि तुमने किस तरह आशिक को अपने आप को टच करने दिया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। अलबत्ता जो है वो ज़ैतून जो होती है वो खामोशी से सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर वो उसका हाथ छोड़ता है और ज़ैतून जो होती है कमरे में भाग जाती है। उसके बाद जो होता है हम एक रात जो तरह सखी जो होता है वो काम कर रहा होता है, तो काम करते करते ना वो जो है एक ऑक्स होती है, ऑक्स है या हिरन है, उसको मारने लग जाता है, ठीक है। बड़ा बुरी तरह मारता है कि उसकी जब मदर आती है उसे कहती है कि तुम क्यों बेज़ुबान जानवर को मार रही हो। अलबत्ता फिर वो जो है ना साथ साथ मदर को भी मारने लग जाता है, धक्का देता है, पीछे उसकी माँ गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना सखी जो होती है वो सखी जो होता है वो गुस्से में ज़ैतून को कहता है। ज़ैतून उस वक्त आ जाती है, वो भी उसको ना मना कर रही होती है कि ना मारो, मतलब तुम्हारी माँ को भी चोट लग गई है। तो सखी गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी औरत हो, यू आर माई वुमन इन एंगर। असल में वो गुस्से में क्यों आता है, वो उसको जो है ना एक फ़्लैश फिर से याद आता है कि जो है ना आशिक ने ज़ैतून को पकड़ा था। बेसिकली उसको गुस्सा यहाँ से आ जाता है। जब जब वो इस बात को सोचता है ना, उसको गुस्सा तब आने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हमीदा जो था उसको बुखार चढ़ जाता है। हमीदा जो होती है वो ना ऐसा लग रहा होता है ज़ैतून को कि वो मरने वाली है। अलबत्ता हमीदा जो होती है ना वो 2 दिनों में रिकवर भी हो जाती है और ठीक हो जाती है। जो सखी होता है ना वो ना मार मूर के ये बुरा बिहेवियर करके जो होता है ना वो गायब हो जाता है उसी दिन, ठीक है। उसके बाद जो है हमीदा जब ठीक होती है, ज़ैतून जो होती है ना ज़ैतून पूरी तरह जो होती है ना सखी से मोहब्बत करती होती है। वो ये नहीं सोचती कि वो आशिक से कभी मतलब उसको पसंद करती थी कि नहीं, लेकिन वो फिर ये सेंस करती है कि मैं उससे जितनी मोहब्बत करती हूँ ना वो मुझे इतनी मोहब्बत नहीं करता। इवन कि वो एक पागल इंसान है, ठीक है। वो जो है ना मुझे मारता पीटता है, हम सबके साथ बुरा बिहेव करता है। तो ज़ैतून जो होती है उन दिनों में ना प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। और अभी 2 मंथ्स जो होते हैं वो गुजर गए होते हैं, लेकिन वो सोचती है कि मैं यहाँ पे ना नहीं रहूँगी। अगर मैं यहाँ पे रही तो उसकी जो औलाद है उसके साथ भी यही कुछ होगा, उससे भी ये मारेगा पीटेगा, ठीक है। कि वो जब उसको बदल नहीं पाई तो उसकी औलाद क्या बदलेगी सखी को। अलबत्ता वो सोच रही होती है कि मैं ना अब नहीं रह सकती यहाँ। फिर स्टोरी जो होती है वो शिफ्ट होती है फ़ारूक और कैरोल की तरफ। फ़ारूक और कैरोल का जो मोहब्बत होती है ना वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। उसकी रीज़न डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है वो एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा पता चलता है कि फ़ारूक जो है ना जब वापस आता है अपने टूर करके, ठीक है, वो गया होता है दूसरी साइड पे, जो भी टूर्स पे गया होता है जिस पे उसकी ड्यूटी लगी होती है, दूसरी साइड जाके देखना कि क्या सूरत हाल है उस जगह की। फ़ारूक जब वापस आता है तो वो कैरोल से पूछता है कि कैसे तुमने अपने दिन गुजारे। फिर उसको पता चलता है कि कैरोल जो है वो भी प्रेग्नेंट हो गई हुई है, ठीक है। और फ़ारूक जो होता है ना वो बहुत खुश होता है, उसको किस करता है। और साथ साथ जो है ना कैरोल वो डिसाइड कर लेती है कि वो जो उसका मुश्ताक के साथ जो रिलेशन है ना वो अब उसको क्लोज़ कर देगी और एक अच्छी माँ बन के दिखाएगी। उसने जो गलतियाँ की हैं वो अब वो वापस नहीं दोहराएगी, ठीक है। उसके बाद जो होता है मुश्ताक जो होता है, कैरोल जो होती है ना वो ये सोच रही होती है कि वो भूल जाएगी, लेकिन फिर भी वो मुश्ताक से बहुत मोहब्बत करती है। वो उससे कह रही होती है, एक बार फिर से में नज़र आती है कहते हुए कि कैरोल जो होती है सेस कहती है मुश्ताक से मैरी मी, मुझसे शादी करोगे। कैरोल जो होती है आगे से कहती है कि कैरोल जो होती है वो फिर कहती है कि आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, प्लीज़ मैरी मी। मुश्ताक कह रहा मुझे फ़ारूक के साथ जो है अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तुम मुझसे शादी कर लो। तो मुश्ताक कहता है आई विल मैरी यू, प्लीज़ डोंट किल योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को इस तरह मत मारो, मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जो मुश्ताक है ना वो ऑलरेडी मैरिड होता है, ठीक है।
होता है ना, जो ये मुश्ताक है, ये फिर से बात कर रहा होता है। कैरोल से उससे कहता है कि अब वो जिसके साथ जिसने शादी की है ना, वो लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे बहुत तरस आ रहा है ज़ैतून ने जिस तरह शादी की है। क्योंकि जो है ना, कैरोल बड़ा उसके बारे में भी बैड फील कर रही होती है कि क्यों मतलब एक प्लेन की लड़की को वहाँ पे ज़ालिमों के साथ बेच दिया गया, ज़ालिमों के इलाकों में। उसके बाद जो होती है वो कहती है कि किस तरह डाइवोर्स लेते हैं। मुश्ताक से पूछती है तो वो कहती है कि मैं डाइवोर्स लेना चाहती फ़ारूक से। तो वो आगे से कहता है कि सिर्फ मुस्लिम जो है ना रवायत है कि इसमें ना हम 3 वर्ड्स बोल के जो है डाइवोर्स ले लेते हैं। 3 वर्ड्स जो कहते हैं ना, वो कहते हैं तलाक 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 है, ये अगर तुम कह दोगे तो तुम्हारी डाइवोर्स हो जाएगी। उसके बाद जो होती है ज़ैतून जो होती है, जो हमें पता चलता है कि वो गो आउटसाइड एंड वाक द एंड सा द रिवर एंड ब्रिज वेयर कासिम एंड शी केम इन पठान। ठीक है, कहते हैं कि ज़ैतून जो होती है फिर वो बाहर जाती है घर से और जाके ना रिवर के पास चली जाती है। उस रिवर के पास उस जगह जाती है जहाँ से ना वो कासिम और ज़ैतून जो है ना इस पठान एरिया में एंटर हुए होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके वो वो कहती एक्सपेक्ट करती है, तवक्को करती है कि आशिक और जो साथ उसके बैठा होता है मुश्ताक जो है ना अपने ट्रक में यहाँ से जब गुजरेंगे तो मैं उन्हें वेव करूँगी, वो ये सोच रही होती है। ठीक है, और वो जब भी कोई ट्रक गुजरता है ना, वो वेव कर रही होती है खुशी से, जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो सैल्यूट के तौर पे या इज़्ज़त रिस्पेक्ट के तौर पे वेव कर रहे होते हैं, वो इसी तरह। तो उसको यूनुस खान देख लेते हैं। यूनुस खान जो होता है वो सखी का भाई होता है, उसको जाके बताता है कि जो तुम्हारी औरत है ना वो बाहर निकल के ना इस तरह ट्रकों को वेव कर रही है। तो उस सखी जो होता है ना, वो जब रात को घर आता है तो वो ज़ैतून को मना करता है कि तुमने ना वो उस ब्रिज के पास अब नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना घर से। ठीक है, तो वो कहती कि हाँ मैं नहीं निकलूँगी। लेकिन अगले दिन ना ज़ैतून फिर जाती है उसी रिवर के पास और वेव करती है आर्मीज़ के ट्रक को। ठीक है, सखी जो होता है इतनी देर में उसको देख लेता है, पीछे से उसकी स्पाइन और उसके हेड पर जो है ना वो पत्थर फेंकता है। उसको बड़ा ही गुस्सा होता है, ज़ैतून को लग रहा होता है ये आज मुझे मार देगा, इतना गुस्सा होता है। ज़ैतून जो होती है उसे डर रही होती है, जो सखी होता है ना उसे ड्रैग्ड खींचता है और उसे वॉर बुला रहा होता है। ठीक है, और उसे कहता है कि डर्टी ब्लैक लिटिल बिच, तुम कर क्या रही हो, ये वेव क्यों कर रही हो, इन पिग्स को क्यों वेव कर रही हो। ठीक है, उसके बाद उसे कहता है कि तुम इसलिए कर रही हो कि तुम चाहती हो कि वो अपना ट्रक रोके और दे फक यू, कि ताकि वो तुम्हारी इज़्ज़त लूटे, तुम इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। उसके बाद ज़ैतून जो होती है वो उसको बड़ा ऊँची आवाज़ में कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो है ना ये उसको इतना ज़्यादा मारता है, इसके चेहरे पे ना मुझे थूक फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद किक्ड करने लग जाता है, उसको स्लैप करता है। ज़ैतून बैडली इंजर्ड हो जाती है, इतनी बुरी तरह उसको उसके सेंसिटिव पार्ट्स पे मारता है कि वो इंजर्ड हो रही होती है। उसके बाद 2 दिन जो है ना वो डिसाइड करती है ज़ैतून के 2 दिन बाद जो है ना वो अब ये इसको लीव कर देगी, छोड़ देगी हमेशा के लिए, क्योंकि ज़ैतून जो होती है ना वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, और ये थोड़ा मोमेंट है जब वो प्रेग्नेंट हुई होती है ना, तो तब वो देखती है कि जो हमीदा है ना गुस्से में, ये जो प्रेगनेंसी में अपनी वो ये चीज़ देख रही होती है कि जो सखी है ना, अगर वो यहाँ पे रही तो सखी तो उसे जान से ना मतलब मार देगा, और उससे सिर्फ उसको बच्चों को भी मार देगा। वो इतना अच्छा इंसान नहीं है कि वो एक बाघ बन सके। लिहाजा जब ये मूवमेंट हो जाता है तब तो ये डिसाइड कर लेती है कि मैं तो ना अब इसे छोड़ के जाऊँगी। अगले 2 दिनों बाद जब ना उसकी इंजरी जो है वो ठीक होती है, तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के ना बाहर जो है जाने लगती है। 5 ब्रेड के इसने पीसेस पकड़े थे। हमीदा कहती है कि जल्दी वापस आ जाना सखी के आने से पहले। वो कहती है ठीक है। सखी जो होता है जब रात को घर आता है तो उससे हमीदा बताती है कि तुम्हारी बीवी अभी तक वापस नहीं आई और मुझे लगता है कि वो भाग गई है, जाओ उसे ढूंढो। तो यहाँ वो गुस्से से सर्च करता है, हिल की तरफ दौड़े जाता है। ठीक है, उसके बाद लैंडस्केप्स को देखता है और ऊपर ऊँची आवाज़ में कह रहा होता है बीच मुझे पता था तुम रनवे कर जाओगी। ठीक है, उसके बाद आई शुड किल हर, मैं उसको मार दूंगा, ये वाले अल्फाज वो बोल रहा होता है। उसके बाद कहता है कि उस औरत ने मेरा ऑनर जो है वो डिसग्रेस में, ज़िल्लत में कन्वर्ट कर दी है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे कहता है कि सोसाइटी जो होती है मेरा मजाक उड़ाएगी, मैं तो अब तैयार हो गया हूँ, मैं उसको गोली मार दूंगा। अपने साथ वो गोली लेके जाता है और बहुत सारे ट्राइब्समैन जो है ना उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अपने ट्राइब्समैन को कहता है कि तुम लोग जाओ हिल्स को ना सर्च आउट करो और अगर मिले ना तो मुझे जो है ना इन्फॉर्म करना है। सारे जो होते हैं वो फैल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है कि जितने भी हमीदा जो होती है ना वो वाज हैप्पी, थोड़ा खुश भी होती है, थोड़ा ये प्रिटेंड भी कर रही होती है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को मशवरा देती है जाओ उस औरत को यार मार दो। ठीक है, ये तुम्हारी अपने ऑनर को बचाओ, लड़के अपने ऑनर को बचाओ, ये कहती है। उसके बाद होती है ज़ैतून जो होती है
वो ना रिवर फ्लो के साथ साथ, रिवर के साथ साथ चल रही होती है। उसको पता था कि अगर रिवर के साथ वो चलती रही ना तो वो ब्रिज तक पहुंच जाएगी। उसे ये भी पता होता कि अगर वो ब्रिज तक पहुंची तो सखी जो है वहाँ पे खड़ा होगा, उसे मार देगा। फिर भी वो यही कहती है कि किसी तरह उसकी ज़िंदगी बच जाए और वो इस इलाके से बचने में कामयाब हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि ज़ैतून जो है ना हिल्स पे भी चल रही है, रिवर फ्लो के साथ साथ चल रही है, हिल्स को क्रॉस कर रही है और वो थक गई है बुरी तरह, ठीक है। और उसने आज से पहले कभी इतनी रात में सफ़र नहीं किया, ठीक है। यहाँ जो है हिल्स में जानवर वगैरह भी हैं, वो इनसे भी डरी है। एट द मोमेंट एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो इतनी डर जाती है आधी रात में, तो वो कहती है कि काश वो ना मुझे सखी ढूंढ रहे। वो दुआ करती है कि काश अल्लाह मुझे ना प्रोटेक्ट करे इन जानवरों से। वो ये दुआ करती है, साथ साथ कहती है कि काश मुझे सखी जो है ना वो यहाँ पे ढूंढ ले। वो बड़ा उसको यहाँ पे याद करती है एट वन स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद फिर वो सडन कॉन्शियसनेस में आती है और कहती है कि नहीं, अगर मैं सखी को मिल गई तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, लिहाजा ये बेहतर है कि मैं उससे दूर ही रहूँ। उसके बाद वो जो थी है ना, उसका मकसद क्या होता है कि उसका मकसद ये ज़ैतून का ये होता है कि वो ब्रिज को क्रॉस करके ना डुबेर की तरफ चली जाए। डुबेर जो है ना वहाँ पे मुश्ताक जो है ना वो कैंप लगाए बैठा है। ये ब्रिज जिस इलाकों की तरफ जा रहा है ना, उन्हीं में से एक इलाका जो है ना आगे आता है, वो डुबेर है, ठीक है। वहाँ पे मुश्ताक होगा। ज़ैतून जो होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है चल चल के। ब्रेड के 5 पीस में से 2 पीसेस खा लेती है हर रोज़ एक दिन में। उसके बाद सखी जो होता है वो ब्रिज की तरफ चला जाता है और ब्रिज पे जाके ना वहाँ पे अपना कैंट जो होता है वो लगा लेता है। और वहाँ पे उसके साथ जो है ना बहुत सारे ट्राइबल मैन भी होते हैं। उसको ये ज़रूर पक्का पता होता है कि कुछ भी हो जाए, ज़ैतून ना इस ब्रिज को क्रॉस करने की इस ब्रिज को क्रॉस ज़रूर करेगी, ठीक है। इसलिए वो बैठा होता है पहले से। और बाकी सारे जो ट्राइब्स मैन हैं उसको हिल्स में ढूंढ रहे होते हैं। 4 दिन गुजर जाते हैं, ज़ैतून का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा होता। ब्रिज पे ये लोग बैठे होते हैं, बड़ा इंतज़ार करते हैं, लेकिन इन्हें एक्सपेक्ट यही होता है कि वो यहाँ से ही गुजरेगी। उसके बाद जो होता है यूनुस खान जो है वो सखी की लड़ाई होती है यूनुस खान से। तो यूनुस खान उसे गुस्से में कहता है कि यू फूल योर ऑनर, कि वो तुम्हारा ऑनर है ना, तुम ही बेवकूफ़ इंसान हो, ठीक है। तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, तुमने कैसे उसे भागने दिया, ठीक है। वो किस तरह भाग के तुम्हें छोड़ के चली गई है, तुम ही गलत इंसान हो। अब तुम्हें चाहिए कि तुम उसका ना गर्दन काट दो इसी वक्त, अगर तुम्हें जब वो मिले। सखी जो होता है वो वीपिंग करता है उसकी बात के ऊपर। फिर जब वो वीप करने लग जाता है ना, रोने लग जाता है, तो फिर ये उसको बड़ा काम डाउन करता है और उसके आंसू साफ़ करता है यूनुस। फिर झगड़ा जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है मिस्री खान को भी पता चल जाता है कि उसकी जो है ना ये बहू जो है भाग के चली गई है। वो भी बड़ा पॉइंट ऑफ ऑनर के मामले में बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस होता है। वो सबसे पहले अपने एरोगेंट अल्फाज में ना सबसे पहले जाता है ये इसके पास मुश्ताक के पास जाता है, गो टू डुबेर की तरफ, ठीक है। उससे पूछता है कि ज़ैतून यहाँ पे आई है कि नहीं आई। मिस्री खान जो होता है ना उसको फिर पता चलता है कि मैं ऐसे गुस्सा कर रहा हूँ मुश्ताक के साथ, लिहाजा मुश्ताक को तो खुद ही नहीं पता कि ज़ैतून जो है वो यहाँ से गुजरी है कि नहीं। फिर वो एकदम जो है ना उससे पोलाइटली बोल रहा होता है मुश्ताक से, अगर वो आए, इफ़ यू फाइंड हर देन टेल मी, फिर मुझे बताना। मुश्ताक भी कहता है कि वो आपका ऑनर मेरा ऑनर है, ठीक है, और आपका ऑनर मेरे हाथों में है। अगर वो यहाँ से गुजरी ना तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि वो शी इज़ माई सन वाइफ, कि वो मेरी वाइफ है। एंड माई ड्यूटी विल बी डन वंस शी इज़ फाउंड, और मेरी ड्यूटी तब तक मैं यहाँ पे ड्यूटी करूँगा, अब आपकी बहू को ढूंढूंगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुश्ताक उससे बातें कर रहा होता है और साथ ही मुश्ताक जो होता है ना उसको दिखाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है अपने आर्मी मैन को कि जाओ ब्रिज की तरफ जा कर देखो, अगर वो मिलती है तो मुझे बताना। या मिस्री खान जो होता है ना बड़ा सेटिस्फाई होता है कि अगर इसे मिल गई तो मुझे बता देगा। ज़ैतून जो होती है जो है ना वो जगह जगह हिल्स में घूम रही होती है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैड भी हो रही होती है। उसकी मैडनेस का जो मामला में यहाँ से पता चलता है कि वो एक बर्ड को जा कह रही होती है, अ मॉन्स्टर यू आर कमिंग टू ईट मी बट लुक आई एम अलाइव, ठीक है। वो मतलब ये इसकी मैडनेस को थोड़ा शो कर रहा होता है कि वो दौड़ दौड़ के अपनी जान बचाते किस तरह वो हर चीज़ को फेस करके जो है मौत के मुँह से बच रही होती है। उसके बाद जाता है उसको यकीन होता है कि होपफुली अल्लाह जो है ना उसको वाटर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो हिल्स में घूम रही होती है ना तो उसको पानी नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो वो कहती है कि मुझे किसी तरह ना वो रिवर के साथ पानी नज़र आ जाए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं ना तो मैं फिर अपनी प्यास बुझा लूँ। जो होती है ड्रीम, फिर जो होता है कि उसे पानी नहीं मिलता, वो सो जाती है। फिर उसके बाद हिल्स पे होती है बेसिकली, वो सो जाती है। उसके बाद जो होती है वो उसको ख्वाब आता है कि सखी ने ना उसको पकड़ लिया
और आप पकड़ के उसको ना मार दिए तो एकदम वो उठ जाती है। फिर ज़ैतून जो होती है यहाँ पे अपने आप को बचाती है लीपोर्ड से। लीपोर्ड जो होता है चीता जानवर होता है ना हिल में, तो उसे बचाती है। बचने के बाद ना लीपोर्ड से जो होती है पहुँच जाती है एक रिवर की साइड पे, और उसके बाद है वाटर को पीती है वहाँ से, ठीक है, रिवर से। तो एक ट्राइबल मैन जो होता है वहाँ से पानी पी रहा होता है, ठीक है। वो जब देखता है ज़ैतून को तो वो कोशिश करता है उसे रेप करने की। ज़ैतून भागती है और ज़ैतून के साथ साथ ना और पूरा एक मर्दों का गैंग जो होता है उस लड़के के साथ, वो भी इसकी तरफ भागता है, और ये हमें पता चलता है कि वो इसका रेप कर चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होती है स्टोरी थोड़ी शिफ्ट होती है, तो जो सखी की मदर होती है उसे कह रही होती है कि प्लीज़ तुम कुछ खा लो, अपना ख्याल रखो, ठीक है, इतना एंगर क्यों कर रहे हो, ना करो ऐसा, छोड़ दो उसको। लेकिन ये सखी जो होता है बड़ा गुस्सा करता है अपनी माँ को। फिर वो माँ जो होती है वो चुप हो जाती है। उसके बाद जिस जगह जो है ना उसका ज़ैतून का रेप हुआ था, उस जगह का नाम होता है चीड़खिल प्लेस होता है, जहाँ पे वो दो आदमी जो थे ज़ैतून को देखते हैं उसका रेप कर देते हैं ना, ठीक है, ग्रुप ऑफ मैन के साथ, ये वो जगह। उसके बाद कैरोल जो होती है वो सोच रही होती है कि उसे ना कैरोल की तरफ स्टोरी शिफ्ट हुई है। वो सोच रही होती है कि अब उसे वापस चले जाना चाहिए अपने घर होम, कि या उसको अपने घर होम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो ये सोच रही होती है। उसके बाद क्योंकि कन्फ्लिक्ट में है दरअसल, वो कन्फ्लिक्ट ये है कि वो मुश्ताक को चुने या फ़रूख को चुने। मुश्ताक जो है बहुत इज़्ज़तदार आदमी है, उसकी इज़्ज़त करता है, औरत जो होती है इज़्ज़त की भूखी होती है। जो फ़रूख होता है वो उसको ना इज़्ज़त करता है ना प्यार करता है, उससे दूर ही रहता है। तो ठीक है, वो ये सोच रही थी। फिर वो ये भी सोचती है कि ये वो कर क्या रही है, कि कैरोल जो है वो जेलस करवाने के लिए सिर्फ फ़रूख को उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, ठीक है। और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी एक बच्चा देने वाली हूँ, ठीक है, फ़रूख को। तो वो बड़ा सोचती है वो। फिर वो डिसाइड करती है कि ना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं फ़रूख के साथ ही अब मेरा फेट जो है ना फ़रूख के साथ ही अब लिखा है। अपने आप को समझा रही होती है और स्टिल वो अपनी स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ही होती है अभी तक। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है, हमें पता चलता है कि जो सखी है मिस्री खान है और यूनस खान है, वो गो टू डबेर की तरफ जाते हैं ब्रिज क्रॉस करके, ठीक है। मुश्ताक से पूछते हैं कि तो क्या तुम्हें अभी तक ज़ैतून मिली है कि नहीं मिली। वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी तक ज़ैतून ना नहीं मिली, लेकिन अभी भी मैं इसको ना सर्च आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सर्च आउट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है कि इतनी देर में जो है ना वो वो उसको सर्च आउट कर रहा होता है। तो वो उससे पूछते कि मिली है कि नहीं। अलबत्ता जो था उन्हें शक होता है कि ना ये मुश्ताक हमसे झूठ बोल रहा है, वो मिल गई हो नहीं है वो इसको, और इसने उसको भगा दिया होना है। और जो सखी होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि वो ना पुल क्रॉस करके ना भाग गई है। अच्छा, फिर जो होती है ज़ैतून, उसकी सुबह आँख खुलती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो उसका जो है ना रेप हो चुका होता है, ठीक है, बड़ी बुरी तरह। और वो इंसेन हो रही होती है। इस पॉइंट पे हमें लगता है फील भी होता है कि जो ज़ैतून है ना वो बड़ी मतलब मैड वाली सिचुएशन की तरफ वो जा रही होती है। लिहाजा वो फिर भी जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर के साथ साथ चलते चलते ना ब्रिज की तरफ पहुंच जाती है। जब वो ब्रिज की तरफ पहुंचती है तो वो देखती है कि सारे सखी के जो लोग हैं और सखी है वो उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो ना अपने आप को एक गैरेट का आई थिंक इलाका नहीं सॉरी रूम होता है, आर्मी में उसे कोई रूम कहते हैं, ग्रेनेट, तो वहाँ पे जाके छुपा लेती है खुद को, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना मुश्ताक जो होता है वो उसने परमिशन दे दी होती है सखी और मिस्री खान के जो जितने भी ट्राइब्समैन होते हैं कि जाओ तो इस ब्रिज पे चढ़ के ना ढूंढ लो ज़ैतून को, अगर मिलती है तो ठीक है। उन्होंने परमिशन इससे ले ली होती है। वो सारे जो ब्रिज के पास ऊपर फैल जाते हैं आगे पीछे। फिर जो होता है ये जो मुश्ताक है ना उसको एक आदत होती है कि वो जब भी ना मतलब हिल की तरफ जाता है तो वो वुड और स्टोन इकट्ठे करके ना उनको ट्रेडिंग के लिए बेचने के लिए यानी स्टेट की तरफ चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो ना मुश्ताक जो होता है वो हिल्स की तरफ जाके ना वहाँ पे एक हिल पे बैठता है, और वो हिल वो होता है जहाँ पे ना पिछली रात जो ज़ैतून बैठी होती है। तो वो ज़ैतून को ना वहाँ पे बैठा होता है तो ज़ैतून आवाज़ देती है उसको, साहिब जी। तो वो उसको जब भी आवाज़ सुनता है तो वो उसकी तरफ जाता है, ग्रेनेट रूम की तरफ जाता है। वहाँ पे जाकर देखते तो ज़ैतून होती है। उसे कहता है खामोश हो जाओ, ये वो तो ना तुम्हें सारे ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें मार देंगे। सखी जो है ना उसको बहुत गुस्सा है, तो आवाज़ ना निकालना, मैं तुम्हें बचाता हूँ। फिर ना वो उसको अपनी पीठ पे बिठा देता है और कहता है कि उसका वज़न तो 5 साल की बच्ची से भी कम है जो उसकी बेटी है खुद की।
अलबत्ता फिर वो उसको पीछे बिठा के ना अपने ऊपर जो है कंबल ओढ़ लेता है अच्छी तरह, ताकि किसी को पता ना चले कि ये ना ज़ैतून है। फिर उसको ये भी शक होता है कि ये भी पता होता है कि अगर वो बाहर गया तो जो सखी है उसके जो जितने ट्राइब्समैन है वो पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो वो जाते साथ ही ना अपने सोल्जर्स को आवाज़ देता है और कहता है कि एक फ़ौजी दस्ता जो है ना मेरे आगे पीछे जो है ना वो लगा दो, और उनको कहो कि मेरे साथ ऐसे चलें फ़ौजी दस्ते को फैल के। आशिक जो होता है वो देख लेता है, मुश्ताक के पास आता है तो मुश्ताक उसे कहता है मेरे पीछे जो है ना ज़ैतून है, मैं इसको किसी तरह ना प्रोटेक्ट करके ना सेफली कैरोल और फ़रूक के साथ लाहौर भेजना चाहता हूँ, ताकि जो है ना इसकी ज़िंदगी संभल जाए। आशिक जो होता है ना जब ये सुनता है कि ये ज़ैतून है तो वो भी बड़ा, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता होता है, वो कहता है कि ठीक है आप आगे बढ़े, मैं ना सखी का ध्यान जो है ना भटकाने की कोशिश करता हूँ, भटकाने की। उसके बाद जो होता है वो सखी के पास चला जाता है आशिक। जो सखी जो है ना उसकी नज़र पड़ जाती है ये इस मुश्ताक पे। वो पूछता है आशिक से कि ये इसके पीछे क्या है, तो वो उसे कहता है कि इनको बड़ी आदत है, वुड्स इकट्ठी करते रहते हैं और साथ साथ स्टोन्स, और जाके फिर ना इसे बेचते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रेड करते हैं इसकी और पैसे कमाते हैं, ठीक है। वो इसको ना इसकी बातों पे शक होता है, मुतमईन जब वो नहीं होता वो खुद जाता है मुश्ताक के पास, उसे पूछता है तो मुश्ताक कहता है कि वो तुम्हारी जो बीवी की लाश हमें मिली है उस कुएँ के अंदर से, जाओ वो कुआँ जाके देखो, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था तुम्हारी वाइफ जो है ना मरी पड़ी है, और साथ साथ उसका जो खून वगैरह है ना इसी तरह का। और ये जो साथ साथ कहता है कि वो जो लकड़ी है ना जो मेरे कंधे पे लादी हुई हैं, ये मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ, ताकि मैं ना वहाँ पे अपने सोल्जर्स को कहूँ कि ये लकड़ियाँ फेंको और उसको जाके ना जलाओ। कब उसको वो जो मरी हुई है उसकी डेड बॉडी को भी उसके अंदर ना जला दो, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि किस तरह एक ट्राइब मैन की ऑनर को ना कभी डिस्ग्रेस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो सखी जो होता है वो दौड़ा दौड़ा जाता है, वो देख के आता है तो उसको ना आई थिंक उसको कपड़ों का कुछ नज़र आता है या फिर उसको ब्लड नज़र आता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि हाँ ये जो है ज़ैतून है, उसकी डेड बॉडी होनी है अंदर। तो फिर वो जाता है और मिस्री खान को जाके कहता है कि ज़ैतून मर चुकी है। वो बड़ा डिप्रेस भी होता है इस सिचुएशन में। अब वो कहता है कि मैंने अपने जो बदला था वो ले लिया है, मेरा ऑनर जो है वो सेफ़ हो गया, ठीक है, हमारा जो इंतकाम है वो पूरा हो गया। मिस्री खान कहता है क्या पता वो झूठ बोला होगा, तूने अपनी आंखों से देखा है? तो वो कहता हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे लग रहा है ज़ैतून मर गई है। ये होने के बाद जो है वो कामयाब हो जाते हैं। वो पीछे से मुश्ताक जो होता है वो ना ज़ैतून को कैरोल और फ़रूक के साथ स्टेट्स की तरफ भिजवा देता है। अब वो प्लेन्स की तरफ चले गए होते हैं लाहौर में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जो ज़ैतून है ना उससे अब आशिक जो है वो शादी कर लेगा, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। और आगे जो ज़ैतून और उस वक्त कैरोल और फ़रूक है ना वो भी अपनी ज़िंदगी अब खुशी खुशी गुजारेंगे, ठीक है। वो ये यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। अच्छा, अब ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके जो थीम्स हैं वो फेमिनिज़म है, थोड़ा पार्टीशन का टच है इसमें, ठीक है। उसके बाद ट्राइब्समैन वेस्ट स्टेट्समैन, यानी ट्राइबल सोसाइटी और स्टेट सोसाइटी का कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे जो है फेमिनिज़म है। फेमिनिज़म इस हिसाब से जो स्टार्ट करें तो हमें पता चलता है कि जो कासिम मतलब एक ट्राइबल मैन होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है, उसकी शादी एक ऐसी औरत से कर दी होती है जो मैच्योर होती है, और उस मैच्योर औरत का बैड लक इतना ज़्यादा होता है कि उसका बाप जो होता है उसको बेच देता है, क्योंकि वो कर्ज़ नहीं उतार पाया होता, तो अपनी बेटी को ही वो एक कर्ज़ के रूप में ना बेच देता है किसी और को, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिस्टिक अप्रोच है कि उसकी बिना मर्ज़ी पूछे आपने उतार किया और बेटी को एक छोटे से बच्चे के साथ जो है उसकी शादी करवा दी है, जो भी बहुत छोटा है, जिसको वो अपना शोहर भी नहीं कह सकती। एक फेमिनिस्टिक अप्रोच हमें यहाँ पे भी नज़र आती है। फिर हम स्टोरी आगे मूव करते हैं, हमें पता चलता है कि जो ज़ैतून है, ठीक है, जो कि जिसको कासिम ने अडॉप्ट किया था, वो जो ज़ैतून है वो जो होती है क्या छोटी सी उम्र में उसकी भी शादी जो होती है वो आई थिंक 16 साल की जब होती है तो उसकी शादी के बारे में भी सोचा जा रहा होता है, ठीक है। उसको उसकी स्टडी छुड़वा के ना शादी करवाने के लिए वो उसको कोहिस्तान जो है उसकी तरफ ले आता, कोहिस्तान इलाके की तरफ ले आता, ठीक है। यहाँ पे भी एक फेमिनिस्टिक अप्रोच है। दूसरा, वो इसकी ऐसे इंसान से शादी कराना चाह रहा है जो कि उसके मज़हब, उसके कल्चर, उसके रहन सहन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। उसकी नेचर ही नहीं है प्लेन्स वाली, वो एक ट्राइबल मैन है, वो ऑनर पे बहुत ज़्यादा करता है। तो वो बड़ा परेशान होती है कि मेरा बाप ने क्या किया, लेकिन फिर भी अपने बाप के सामने बाप जो उसका जो मर्ज़ी कहता है वो सुनी जाती है। वो कोई मतलब तलखी नहीं इज़हार करती, अपना तलखी वाला रवैया नहीं इख्तियार करती, मान लेती है।
फिर हमें पता चलता है आगे कि एक फेमिनिज्म अप्रोच ये भी है कि उसका बाप जो होता है ना, जब उसको पता चलता है, जब ये बोलती है कि मुझे लगता है कि आशिक जो है वो मुझे पसंद करता है, वो एक अच्छा इंसान है, मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। तो जब वो कासिम ये अल्फाज सुनता है तो वो बड़े गुस्से में आ जाता है कि मेरी बेटी ने मुझसे अपनी पसंद का इज़हार किया, इसको शर्म नहीं आई करते हुए एक ट्राइबल मैन से बात। ठीक है, वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे डिस्ग्रेस किया या मेरी ऑनर को कोई भी किस्म गंदा करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा ना गला दबा के तुम्हें मार दूँगा। तो उसे कहता है आई हैव गेव माई वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज दे चुका हूँ। ठीक है, उन लोगों को तो उन्हें मेरे अल्फाज गंदा करने की या मेरे ऑनर को डिसग्रेस करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें मार दूँगा। ये उसके बेसिक जो है ना कासिम की थॉट जो है यहाँ पे बता रही होती है कि किस तरह का वो इंसान है। अपनी बेटी की रजामंदी पे ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं, उसे ऐसे रिश्ते में बांध रहा है जहाँ जो बंदा ही जो है ना, जो ऐसे इंसान से शादी करवा रहा है जिसको यही नहीं पता कि औरत को रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, अलबत्ता जो जैतून होती है ना, वो बड़ा परेशान होती है, लेकिन हाँ में हाँ मिला देती है, कहती है कि हाँ मैं शादी करूँगी। तो बाप उसका खुशी खुशी चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और फेमिनिस्टिक अप्रोच ये है कि एक औरत जो है उसको अगर मर्द सिर्फ बचाने के लिए उसको छू ले, ठीक है, बचाने के लिए, जैसे ये खुद गिरडी थी और इसको बचाने के लिए आशिक ने पकड़ लिया, हालांकि इसका कोई कसूर नहीं है बीच में। ठीक है, तो उस बात को भी जो है ना मर्द रियलाइज़ करके उससे जेलस होते हैं। ठीक है, जैसे ये सखी जो है वो अपनी वुमन को नहीं चाहता कि कोई उसकी वुमन को हाथ भी लगाए, इवन कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी वुमन को कोई देखे या उनके वुमेंस के बारे में कोई बात करे। ठीक है, वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं ट्राइबल्स में। जैसे कि कासिम की अगर बात करूँ तो कासिम जो होता है ना, जब उसे निका पूछता है उसकी फ़ैमिली के बारे में, उसकी फ़ैमिली या वुमेंस के बारे में, तो उसे कहता है कि मैं अपनी वुमेंस के बारे में ना बात करना पसंद नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें एक और फेमिनिस्टिक अप्रोच यहाँ में नज़र आती है, जब कैरोल जो होती है वो सखी फ़ारूक को कहती है कि ना मुझे ना मुश्ताक बड़ी गंदी नज़रों से देखता है, उसने मुझे टच करने की भी कोशिश किया। तो फ़ारूक आगे से कहता है कि नहीं, तुमने ही आगे से तुमने कहा होगा उसका टच करने का, वो ऐसा इंसान नहीं है, तुम ही सारे कसूरवार हो। यानी कि एक औरत जिसके साथ उसने शादी की उसको उसकी बात पे यकीन ही नहीं है। ठीक है, जबकि उसको यकीन किस पे है, जो सोसाइटी के लोग हैं उसको उसकी औरत के बारे में जो कहते हैं वो चीज़ को मान लेता है। उसको ये चीज़ जो है जो सोसाइटी कहती है उससे ज़्यादा बिलीव करता है, अपनी वुमन पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो है फेमिनिस्टिक अप्रोच यहाँ पे भी नज़र आती है कि जब जैतून जो होती है वो बाहर जाती है माउंटेन्स के पास और ब्रिज के पास जाती है, वेविंग कर रही होती है, तो उसको सखी मना करता है। वो कहता है कि औरतें जो होती हैं ना, वो उनके मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग औरतें जो होती हैं वो घर में बस रहती हैं, कंफाइंड रहती हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलती। तो जो तुमन होती है वो घर से बाहर निकली होती है, उसे समझाता है कि तुमने ना मतलब नहीं जाना बाहर, उस रिवर पे भी दोबारा नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद समझाने के बाद यहाँ पे भी एक फेमिनिस्टिक अप्रोच नज़र आ गई। उसके बाद कहता है कि उसके बाद एट द एंड हमें नज़र आता है कि किस तरह पॉइंट ऑफ ऑनर उसको बना दिया जाता है एक औरत को। उसकी मर्ज़ी, जब उसको इतना मारा जाता है कि जब वो चाहती है उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है, यानी डिवोर्स लेना चाहती है, तो एट द एंड उसे ही डिस्ग्रेस किया जाता है सोसाइटी के थ्रू। यानी कि उसको देखो, अगर वो घर छोड़ के चली गई है, वो इसलिए गई है ना ताकि उसका मर्द अच्छा नहीं है, वो उसको हक़ नहीं है कि वो डिवोर्स ले सके। लेकिन जो कासिम है ना, उसकी ये नेचर नहीं थी। वो कहता है कि एक बार औरत को भेज दिया जाए ना तो वो उन्हीं की हो जाती है, उसके बाद वापसी का कोई चांस नहीं होता। जबकि निका और मरियम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो तुम हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी चीज़ पता चलती है। और जब वो छोड़ के घर चली जाती है तो सारे जितने भी ट्राइब मैन है ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं उसको किल करने के लिए, सिर्फ इकट्ठे हुए रहते हैं ताकि वो अपना ऑनर जो है, वो उसको औरत को ऑनर समझते हैं। ठीक है, अगर बात ऑनर पे आ जाए तो वो किल कर देते हैं उस औरत को भी। तो यहाँ पे अगर वो एट दी एंड मुश्ताक उन्हें ये ना कहता कि जो जैतून है वो डेड हो चुकी है, तो वो प्लेन्स में भी चले जाते जैतून को ढूंढने के लिए, उसको सिर्फ किल करने के लिए। यानी कि ये इतनी ज़्यादा वो अग्रेसिव पर्सन होते हैं, सख्त होते हैं, फियरलेस होते हैं, मोहब्बत अपने इमोशंस को ना वो आउटलेट नहीं करते और इमोशंस के अंडर वर्क भी नहीं, एक्ट भी नहीं करते। जैसे कहते हैं ना एक इंसान इमोशंस पे एक्ट आउट करता है, नहीं, ये लोग जो जिस चीज़ का इरादा कर लेते हैं उसको करके रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये फेमिनिस्टिक अप्रोचेज़ नज़र आ रही हैं सारी।
उसके बाद जो है पार्टीशन का थोड़ा बहुत टच जो है हमें नज़र आता है वो, ठीक है। उसमें हमें पता चलता है कि जो सिकंदर और ज़ोहरा है उनकी बेटी जो मुन्नी थी, जो कि पूरी ये इसकी नावल की प्रोटागोनिस्ट है, जिस मुन्नी का नाम बदल कर जिसको कासिम ने ज़ैतून बना दी, अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट किया, ठीक है। उस पर ये सारी स्टोरी होती है, ठीक है। और वो हमें कन्फ्लिक्ट भी दिखा रही होती है ट्राइबल मैंस की नेचर का और प्लेन्स में रहने वालों की नेचर के दरमियान, ठीक है। वो जॉली होते हैं तो ये लोग बड़े ऑनर कंसर्न होते हैं, ठीक है, और ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके बाद जो होती है कैरोल और फ़रूक, उनका रिलेशनशिप जो होता है वो भी हमें यही बता रहा होता है। वो बेसिकली हमें एक टर्म है साइकोलॉजी में, तो वो बेशक उसमें ना ज़रा साइकोलॉजी का एलिमेंट आ जाता है कि किस तरह ना उसको रियलाइज़ हो जाता है ना कैरोल को कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान में मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पे जो औरत है वो आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकती। उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो ट्राइब्स मैन है ना, जब हुडिंग कर रहे होते हैं मुश्ताक और उस पर, तो वो कहती है कि मुश्ताक को वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि दे आर अनड्रेसिंग मी, जैसे वो मेरे कपड़े उतारे हों, ठीक है। वो उसको ये कहती है, ये भी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का एक्सपेक्ट। और दूसरा, वुमेन को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसको ये कंसर्न नहीं किया जाता कि वो भी एक इंसान ही है, उसको कहा जाता है कि वो एक औरत है, ठीक है। और औरत मतलब कि उसकी जो बॉडी है ना, सिर्फ उसको उसी चीज़ पे जो ज़्यादा कंसर्न किया जाता है, उससे ये नहीं समझा जाता कि वो एक इंडिविजुअल है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। उसको ये सारा बताने के बाद जो है एट द एंड नावल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये वापसी सिदवा का जो लिखा गया नावल है, ठीक है। वापसी सिदवा जो है वो एक डेस्परिक राइटर है, जो कि डेस्परिक राइटर उसे कहते हैं जो कि पाकिस्तान में से बिलोंग करती हो, यानी कि अपने इलाके से बिलोंग करती हो लेकिन अपने इलाके में वो रह ना रही हो, लेकिन जहाँ पे वो रह रही है वो अपने इलाके के बारे में बात कर रही है। जैसे कि अगर उसने हमें पता चलता है कि वो कराची में जो है ना पैदा हुई थी, वो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, ज़ैतून, ठीक है। वापसी सिदवा जो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। और ज़ेरोएस्ट्रियन जो है ना इसका रिलीजन है। ज़ेरोएस्ट्रियन कहते हैं जो आग की पूजा करने वाले होते हैं, यानी वो आग को अपना गॉड कहते हैं। तो ये पाकिस्तान में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लाहौर जो है उसका काफ़ी वक्त लाहौर में गुजरा होता है, ठीक है। लाहौर से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्शनेट होती है। उसको कहती है कि मेरी ज़्यादातर जो है ना लाहौर, जितनी भी जो लोकेशन है ना मेरे नावल्स की, वो ज़्यादातर लाहौर में मिलेगी आपको, वो ये कहती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो फिर अमेरिका चली जाती है। जब अमेरिका जाती है तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो एक मुल्क में रहने वाले की आइडेंटिटी जो होती है ना, वो उसका मुल्क ज़ाहिर करता है, उसकी ज़बान ज़ाहिर करती है, ठीक है। वो तो इस हिसाब से तो वो एक पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तान में रहती थी, उसके कल्चर से वाकिफ़ थी। वो जो कल्चर था उसकी आइडेंटिटी थी, वो उसकी ज़बान जो थी उसकी आइडेंटिटी थी, ठीक है। ये हर चीज़ उसकी आइडेंटिटी है। वो एक पारसी कम्युनिटी से इससे बाहर ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो वो अमेरिका जब जाती है ना, तो वो उनको वहाँ पे वो जो कल्चर, वो लोग, वो रस्म व रवाज और इन सब के बावजूद उसकी ज़ुबान, ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके उसे एक और न्यू कल्चर अपनाना होता है और पुराने कल्चर को भुलाना होता है। तो आइडेंटिटी लॉस का मतलब पुरानी वाली आइडेंटिटी जब इंसान अपनी भूल जाता है, ठीक है, उसको खो देता है, या फिर उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कैसे हैं यहाँ पे ये वो, तब हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है। और दूसरे मुल्क में जाके अक्सर हम आइडेंटिटी क्राइसिस ही फ़ील कर रहे होते हैं। हम अपने जो असल मज़हब है, अपने असल जगह को बड़ा याद कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम न्यू जगह पे जाके जो है ना हम उसके भी कल्चर और उसकी भी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम दोनों के दरमियान में जो है ना फंस जाते हैं, कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। और ज़्यादा डोमिनेंट जो कल्चर हम पे होने लग जाता है, वो क्या होने लग जाता है, वो दूसरे मुल्क का जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, हम उधर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और अपना जो कल्चर है फिर उसमें हमें वो है ना आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं ना ज़्यादा मुस्लिम जो है वहाँ पे जाके पाकिस्तान को भूल जाते हैं, अपने रिलेशंस को भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो वजह यही होती है कि वो उस कल्चर के साथ जो होते हैं वो ढल जाते हैं उसी में, और वो फिर पिछला कल्चर है उसको सारा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, उनकी आइडेंटिटी जो होती है
यहाँ पे वाली शनाख्त जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ वाली शनाख्त जो होती है वो शुरू हो जाती है। इस तरह हमारा नावल जो है वो एंड होता है यहाँ पे।